हेलो टू ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका विजडम पैरामेडिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज अपन डिस्कस करेंगे मैमोग्राफी इन अ कंजाइज वे, जिससे कि आपके मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं। और अगर आपको इतने पॉइंट्स पता है मैमोग्राफी के बारे में तो मतलब आपको पता है कि मैमोग्राफी क्या होती है। सो टुडे वी विल डिस्कस दिस पॉइंट। सबसे पहले हम देखेंगे मैमोग्राफी। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मैमोग्राफी है वो होती क्या है। तो मैमोग्राफी इज अ, ठीक है, मैमोग्राफी क्या होती है? सॉफ्ट टिश्यू एग्जामिनेशन। ठीक है, व्हाट इज मैमोग्राफी? मैमोग्राफी क्या है? सॉफ्ट टिश्यू एग्जामिनेशन, जिसके अंदर हम क्या करेंगे? सॉफ्ट टिश्यूज की स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? सॉफ्ट टिश्यूज की स्टडी करेंगे। इट इज अ सॉफ्ट टिश्यू एग्जामिनेशन। बेसिकली कौन से सॉफ्ट टिश्यू की हम बात करें? ब्रेस्ट की, तो ब्रेस्ट इज कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। इसके अंदर हम क्या करते हैं? ब्रेस्ट की स्टडी करते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट की रेडियोग्राफिक स्टडी क्या कहलाती है? मैमोग्राफी। ठीक है, तो इट इज अ रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, तो क्या है? ये रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है ब्रेस्ट का। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ही मैमोग्राफी की बात आई, मैमोग्राफी की बात आई मतलब वो किसकी बात कर रहा है? ब्रेस्ट ही, क्योंकि ब्रेस्ट क्या है इसका? ब्रेस्ट क्या है? रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट। अगर ब्रेस्ट के अंदर मुझे कोई भी चीज का डायग्नोस करना है तो आई विल प्रेफर मैमोग्राफी इन मैमोग्राफी एज अ रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मैमोग्राफी के एक्सपोजर टेक्निक्स, जिससे अच्छे खासे अपने क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये बेसिकली हमें पता भी होना चाहिए। ठीक है, अगर हम देखें एक्सपोजर टेक्निक्स। अब एक्सपोजर टेक्निक्स की जहां बात आ गई वहां हम क्या, कौन से दो वर्ड ऐड कर लेंगे भाई? केवीपी और एमएस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? लो तो केवीपी होगी एंड हाई एमएस। ठीक है, लो केवीपी एंड हाई एमएस रखते हैं हम मैमोग्राफी के अंदर, जिसके अंदर हम ब्रेस्ट की स्टडी करेंगे, सॉफ्ट टिश्यू की स्टडी करेंगे। लो केवीपी, कितना लो केवीपी रखेंगे? 25 to 35 केवीपी। ठीक है, बात करूं अगर मैं एम की तो वो कितनी हो जाएगी? 80 to 100 एम। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा पॉइंट है जो हमने अभी तक क्या देखा। मैमोग्राफी, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मैमोग्राफी ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन है। दूसरा पॉइंट अगर मैं देखूं तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? लो केवीपी और हाई एमएस यूज करते हैं। केवीपी विच इज फॉर पेनिट्रेशन, एमएस दैट शोज द क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, एंड दिस वन फॉर क्वालिटी। ओके, तो केवीपी हमारी लो और एमएस हाई रहनी चाहिए सॉफ्ट टिश्यू की स्टडी करने के लिए। ब्रेस्ट की स्टडी करने के लिए मैमोग्राफी में कितना रेंज होना चाहिए? 25 से 35 केवीपी एंड 80 से 100 एमएस। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैमोग्राफी। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ मैमोग्राफी, तो कितने टाइप हो जाते हैं मैमोग्राफी के? दो टाइप। दो टाइप होते हैं। एक तो होती है स्क्रीनिंग मैमोग्राफी, screening mammography, and the second one is diagnostic mammography. Second one is diagnostic mammography. ठीक है, दो टाइप की मैमोग्राफी होती है। एक होती है स्क्रीनिंग और दूसरी होती है डायग्नोस्टिक। स्क्रीनिंग मैमोग्राफी क्या होती है? अगर मैं बात करूं स्क्रीनिंग मैमोग्राफी की, तो स्क्रीनिंग मैमोग्राफी क्या हो जाती है? जो हम किसके अंदर करते हैं? असिम्टोमेटिक पेशेंट। किसके अंदर करेंगे? असिम्टोमेटिक पेशेंट, मतलब कि पेशेंट के अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है। अब मैं सिम्टम्स नहीं है फिर भी उस पार्ट की अगर मैं चेकअप कर रही हूँ तो वो किसके अंदर आ जाता है? ऐसा रूटीन चेकअप और रेगुलर चेकअप, जो बेसिकली कौन सी वुमेन्स के अंदर हम करेंगे स्क्रीनिंग मैमोग्राफी? अबाउ 45 to 50 ईयर, अबाउट 45 to 50 ईयर ओल्ड वुमेन्स। ठीक है, 45 से 50 साल से ऊपर वाली जो वुमेन्स हो जाएगी उसके अंदर हम क्या करते हैं? उनके अंदर हम क्या करेंगे? स्क्रीनिंग मैमोग्राफी, जो कि किसके लिए होगी?
जो कि किसके लिए होगी, उनके ब्रेस्ट की स्टडी के लिए, ठीक है, मतलब आफ्टर मेनोपोज, ठीक है, बेसिकली आफ्टर मेनोपोज ब्रेस्ट के अंदर कोई लम्प्स तो नहीं हो गए, कोई गांठें तो नहीं बन गई, क्या वो गांठें कैंसेरियस तो नहीं है, इन सब ये सब कोई भी डाउट ना आए, कोई भी पेशेंट जो है वो ऐसे बिना चेकअप के नहीं रह जाए, इसलिए अपन क्या लेके आए थे, स्क्रीनिंग मैमोग्राफी। स्क्रीनिंग मैमोग्राफी के तहत जो ये असिम्टोमेटिक पेशेंट है, जिस एज में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, उस एज में हम क्या करने लग जाएंगे, ब्रेस्ट का रूटीन चेकअप करने लग जाएंगे, वो किसके अंदर आएगा, स्क्रीनिंग मैमोग्राफी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी। अगर मैं बात करूँ डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी की, तो ये किसके अंदर होगा, सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। ये क्या हो गया कि भाई कोई पेशेंट है, उसको पेन हो रहा है, लम्प फील हो रहा है, तो इसके अंदर मतलब क्या है, उसके पास सिम्टम्स है, जो हम सिम्टम्स है हमारे पास उस पार्ट के अंदर, तो नॉर्मल सी बात है, हम उस पार्ट का क्या करेंगे, डायग्नोस, और वो किस में आ जाएगा, डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी के अंदर, ठीक है। तो दो टाइप की हमारी मैमोग्राफी होती है, स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ब्रेस्ट की टिश्यूज की एनाटॉमी अगर मैं डिस्कस करूँ तो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेस्ट टिश्यूज की एनाटॉमी, कि भाई ब्रेस्ट की ही बात चल रही है, भाई मैमोग्राफी ब्रेस्ट से रिलेटेड है, तो हमें ब्रेस्ट के बारे में बेसिक पॉइंट्स तो पता होने चाहिए। तो ब्रेस्ट के टिश्यूज की अगर मैं बात करूं, तो ये कितने टाइप के हो जाते हैं, 3 टाइप्स के हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं ब्रेस्ट टिश्यूज, फर्स्ट वन इज फाइब्रस, सेकेंड वन इज ग्लैंडुलर, एंड थर्ड वन इज एडिपोज, that is fat tissues, दैट इज फैट टिश्यूज, ठीक है। तो ब्रेस्ट के टिश्यूज की अगर मैं एनाटॉमी पे जाऊं ब्रेस्ट की, तो जो ब्रेस्ट होते हैं वो 3 टिश्यूज से मिलकर बनी हुई होगी। पहला हो जाता है फाइब्रस, सेकंड वन इज ग्लैंडुलर, थर्ड वन इज एडिपोज, ठीक है। अब एक मोस्ट बेसिक सा जो पॉइंट है जो हमें पता होने चाहिए, कि इन तीनों टिश्यूज में से, ब्रेस्ट के इन तीनों टिश्यूज में से मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू कौन सा होता है, तो विच वन इज मोस्ट रेडियो सेंसिटिव, विच वन इज मोस्ट रेडियो सेंसिटिव, ग्लैंडुलर, ठीक है। ग्लैंडुलर इज मोस्ट रेडियो या फिर रेडिएशन सेंसिटिव टिश्यू, ठीक है। ग्लैंडुलर क्या हो जाएगा, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू, ठीक है। और अगर हम ये हो गया हमारा ब्रेस्ट टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, ग्लैंडुलर, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव होगा। अगर मैं बात करती हूँ अब यंगर ब्रेस्ट की, ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ यंगर ब्रेस्ट की, तो यंगर ब्रेस्ट क्या होते हैं, यंगर ब्रेस्ट क्या होते हैं, डेंस होते हैं, ठीक है, डेंस होते हैं, एंड डिफिकल्ट टू इमेज, difficult to image, because of which, difficult to image because of ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू क्या है, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव है, और ये जो यंग एज वाली वुमेन्स होती है उसके अंदर क्या होता है, तभी उन एज के अंदर, जैसे 20 साल की अगर कोई लड़की है, तो हम उसके अंदर हमें ब्रेस्ट का डायग्नोस करना है, तो वी विल नॉट प्रेफर मैमोग्राफी, क्यों, क्योंकि क्या है, उस टाइम पे ग्लैंडुलर टिश्यू डेंस है, और क्या है, वो बहुत ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव है, तो उसके अफेक्ट हो सकता है। क्या प्रेफर करेंगे इस केस के अंदर हम, अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ ओल्ड ब्रेस्ट की, वहीं अगर मैं बात करूँ ओल्ड ब्रेस्ट की, ओल्ड ब्रेस्ट में मतलब कौन से वाले पेशेंट आ गए हमारे, 45 प्लस एज, ठीक है, 45 टू 50, 45 प्लस या 50 प्लस वाले जो पेशेंट्स हैं हमारे पास, प्लस वाली जो वुमेन्स है, तो ओल्ड ब्रेस्ट के अंदर क्या होगा, ये ईजियर टू इमेज होते हैं, ठीक है, ईजियर टू इमेज है, मतलब कि इनकी इमेज लेना मैमोग्राफी के दौरान बहुत ईजी है। किसकी वजह से, एडिपोज टिश्यू, ठीक है, फैट आ जाता है, ठीक है, एज के साथ क्या आ जाता है, ब्रेस्ट के अंदर फैट आ जाता है, एडिपोज टिश्यू, और उसके कारण क्या हो जाता है, इजियर टू इमेज, ठीक है। ये पॉइंट्स टू रिमेंबर है, ये दोनों चीजें भी, यंगर ब्रेस्ट के अंदर क्या है, डिफिकल्ट टू इमेज होते हैं, जबकि ओल्ड ब्रेस्ट इजियर टू इमेज होते हैं बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर टिश्यूज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चले, फीचर्स देख लिए हमने, एक तो फैक्टर्स देख लिए, ठीक है, फैक्टर्स वही जो लो केवीपी और हाई एमएस वाली बात करी थी हमने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे मैमोग्राफी के लिए, हम देखेंगे टारगेट कौन सा यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि विच टारगेट इज प्रेफर इन मैमोग्राफी, टारगेट बेसिकली
टारगेट कौन सा प्रेफर करते हैं हम? तो या तो हम मॉलिब्डेनम प्रेफर करते हैं या फिर रेनियम। ठीक है, मॉलिब्डेनम और रेनियम टारगेट हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, मॉलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है 42, और बात करें हम रेनियम की तो कितना आ जाता है 45। ठीक है, ये दोनों टारगेट हम प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लो एटॉमिक नंबर लो है, और इनमें से जो जितनी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज निकलेगी हमें जितनी चाहिए उससे वो कोरिलेट करेगी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, ब्रेस्ट के एग्जामिनेशन के लिए हमें जितनी एक्सरे एनर्जी चाहिए वो हमें किन टारगेट से मिलेगी, मॉलिब्डेनम या फिर रेनियम। ठीक है, बेसिकली हम कौन सा यूज करेंगे, मॉलिब्डेनम। ठीक है, मोस्टली यूज कौन सा होता है टारगेट, मॉलिब्डेनम। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं बात कर लूं फिल्टर्स की, ठीक है, इसी के साथ अगर मैं बात कर लूं फिल्टर्स की कि हम फिल्टर्स कौन से यूज करेंगे। ठीक है, तो मॉलिब्डेनम के साथ तो हम करेंगे, मॉलिब्डेनम के साथ हम कर सकते हैं 50 माइक्रोमीटर मॉलिब्डेनम का फिल्टर या फिर 30 माइक्रोमीटर रेनियम का फिल्टर। ठीक है, ठीक है, कौन सा यूज करेंगे फिल्टर की अगर मैं बात करूं, मॉलिब्डेनम का अगर मैं टारगेट यूज कर रही हूं तो मैं फिल्टर यूज कर सकती हूँ 50 माइक्रोमीटर मॉलिब्डेनम का या फिर 30 माइक्रोमीटर रोडियम का। ठीक है, दोनों ही फिल्टर हम मैं मॉलिब्डेनम टारगेट के केस में यूज कर सकती हूँ, लेकिन वही अगर मैं बात करूं, किसकी, रो आरएच की, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसके अंदर सिर्फ हम यूज कर सकते हैं, इसके अंदर हम सिर्फ इसी का, ठीक है, इसी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा, 50 माइक्रोमीटर वाला। तो आप कैसे याद रख सकते हो कि भाई आरएच के साथ आरएच का ही फिल्टर यूज होगा, जबकि मॉलिब्डेनम तो भाई मॉलिब्डेनम का भी ले लेगा और आरएच का भी ले लेगा। ठीक है, ये कैसे याद करोगे आप, ओ सॉरी, एक मिनट, 30 ये और 50 ये। ठीक है, ये होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर एच और आर एच की अगर मैं बात करूं तो भाई आर एच के साथ रेनियम के रेनियम के साथ यही यूज हो रहा है। ठीक है, आर एच के साथ आर एच का ही फिल्टर यूज होगा, आर एच का टारगेट है तो आर एच का ही फिल्टर यूज होगा। वही अगर मैं बात करूं मॉलिब्डेनम का, तो मॉलिब्डेनम के साथ मॉलिब्डेनम का भी फिल्टर यूज कर सकती हूँ और आर एच का भी कर सकती हूँ। भाई कौन सा करूंगी, अगर मैं बात करूं एमओ की, तो एमओ तो 30 माइक्रोमीटर का चाहिए। ठीक है, एमओ का याद कर लो, एमओ सिर्फ 30 माइक्रोमीटर का यूज होगा मॉलिब्डेनम के साथ। वही मैं बात करूं दूसरा वाला, तो ये दोनों ही केसेस में हम 50 माइक्रोमीटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आर एच, दोनों ही केसेस में हम आर एच का 50 माइक्रोमीटर का यूज कर सकते हैं, जबकि मॉलिब्डेनम के अंदर सिर्फ हम एक करेंगे, दैट इज 30 माइक्रोमीटर वाला। अगर मैं बात करूं फर्स्ट मैमोग्राफी की, ठीक है, फर्स्ट जब मैमोग्राफी हुई थी वो कब हुई थी, जैसे हम फर्स्ट एक्सरे तो हमने आज तक सुना है, तो फर्स्ट मैमोग्राफी का मतलब क्या हो गया कि भाई पहला ब्रेस्ट का एक्सरे, वो क्या हो गया, फर्स्ट मैमोग्राफी। वो कब हुई थी, इन 1920s। ठीक है, कब हुई थी ये फर्स्ट मैमोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो ये हुई थी 1920s के अंदर। ठीक है, क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने, सबसे पहले हमने देख लिया मैमोग्राफी क्या होता है, एक्सपोजर टेक्निक्स देख ली, टाइप्स देख ली मैमोग्राफी के, टिश्यूज के बारे में पढ़ लिया, टारगेट के बारे में पढ़ लिया, फिल्टर्स भी हमने देख लिए। फर्स्ट मैमोग्राफी 1920s में होती है, ये देख ली। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फोकल स्पोर्ट। ठीक है, इसके अंदर फोकल स्पोर्ट साइज कितना रहता है मैमोग्राफी के अंदर, तो मैमोग्राफी के अंदर अगर मैं डिस्कस करूं फोकल स्पोर्ट साइज तो कितना हो जाएगा 0.3 mm, 0.1 mm। ठीक है, लार्ज, स्मॉल, ये क्या हो जाता है अपना फोकल स्पोर्ट का साइज हो जाएगा किसके, इसके अंदर, मैमोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं देखूं तो मैं क्या देख लूंगी, मैग्निफिकेशन एंड सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। ठीक है, मैग्निफिकेशन कितना हो जाता है मैमोग्राफी के अंदर, <2। और वहीं अगर मैं बात करूं सोर्स टू इमेज डिस्टेंस का, तो ये कितना हो जाएगा, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस कितना रह जाता है अपना 50 से 80 सेंटीमीटर। और अगर मैं मोस्ट वाला देखूं तो वो रहता है 65 सेंटीमीटर सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। ठीक है, रेंज की अगर मैं बात करूं 50 से 80 सेंटीमीटर के बीच रह जाता है, और मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये रह जाता है <2। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट देखते हैं ग्रिड्स। ठीक है, ग्रिड्स क्या हो रहा है, जो कि स्कैटर्ड रेडिएशन रिमूव कर रहा है। अब अगर मैं बात करूंगी ग्रिड्स की, तो ग्रिड्स के बारे में हम देखते हैं। देखो मोस्टली जो यूज हो रही है, मोस्टली कौन सा यूज हो रहा है अपने पास, मोस्टली कौन से यूज हो रहे हैं, मोस्टली अपने यूज हो रही है मूविंग ग्रिड मैमोग्राफी के अंदर। मूविंग ग्रिड कौन से रेशियो की,
कौन से रेशो वाली? 4:1 to 5:1, ठीक है। और अगर मैं बात कर दूं ग्रिड लाइंस की, वो फ्रीक्वेंसी वाली, तो वो कितनी हो जाती है? 40 to 50 लाइंस पर सेंटीमीटर, ठीक है। बेसिकली हम ज्यादातर 40 ही लाइंस यूज करते हैं, हम 40 याद कर लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। 40 लाइंस पर सेंटीमीटर फॉर मूविंग ग्रिड, ये क्या है? अपनी ग्रिड फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? हमारी ग्रिड फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये जो मूविंग ग्रिड थी वो क्या कर रही थी? डज नॉट कॉम्प्रोमाइज स्पैचर रिजोल्यूशन एंड इंक्रीजेस पेशेंट डोज, ठीक है। ना ही स्पैचर रिजोल्यूशन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही थी, साथ के साथ ये क्या कर रही थी? पेशेंट की डोज को भी बढ़ा रही थी। तो इसलिए हम क्या लेके आए? एक यूनिक ग्रिड हमने इंट्रोड्यूस करी मैमोग्राफी के अंदर। और वो यूनिक ग्रिड कौन सी थी? हमारी? वो यूनिक ग्रिड हमारी कौन सी थी? हाई ट्रांसमिशन सेल्यूलर ग्रिड, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? एसटीसी ग्रिड। हाई ट्रांसमिशन सेल्यूलर ग्रिड्स, जिसको हमने क्या बोल दिया? एसटीसी ग्रिड्स, ठीक है। ये क्या कर रही थी? ब्लॉक कर रही थी स्कैटर रेडिएशन को दो डायरेक्शन के अंदर। कितने रेशो वाली हम प्रेफर कर रहे थे? 3.8:1। कौन सी? 3.8:1। और ये बनी हुई कैसे थी? कॉपर के ग्रिड स्ट्रिप्स थे, ठीक है। कॉपर की स्ट्रिप्स थी और जो इंटर स्पेस थी वो किससे फिल्ड थी? एयर से, ठीक है। कॉपर की स्ट्रिप्स और जो स्पेस थी वो किससे फिल्ड थी? एयर फिल्ड, ठीक है। स्पेस कैसी थी हमारी? एयर फिल्ड। किसके अंदर? मैमोग्राफी के अंदर, ठीक है। ग्रिड का भी डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेंगे एडवांटेजेस ऑफ कंप्रेशन। जैसा कि आप सबको पता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? मैमोग्राफी के अंदर हम ब्रेस्ट का कंप्रेशन करते हैं। तो जो ब्रेस्ट का कंप्रेशन है वो क्यों करूंगी मैं? मतलब एडवांटेज क्या है, क्यों मुझे कंप्रेशन करना पड़ रहा है मैमोग्राफी के अंदर? तो एडवांटेज क्या हो जाएगा कंप्रेशन का? कंप्रेशन का बेसिकली 3 एडवांटेज होते हैं इसके। पहला क्या हो जाता है कि भाई कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन इंप्रूव कर रहा है, या फिर सबसे पहला अगर हम देखें तो स्पैचुअल बोल देते हैं, फिर इंप्रूव कर रहा है क्या? स्पैचुअल रिजोल्यूशन। दूसरी अगर मैं बात करूं तो क्या कर रहा है? कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन भी इंप्रूव कर रहा है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है हमारा? भाई पेशेंट की डोज भी रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, पेशेंट की डोज भी क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। तो एडवांटेज अगर देखें कंप्रेशन के तो क्या क्या हो गए? मैमोग्राफी के अंदर हम ब्रेस्ट को कंप्रेस कर रहे हैं इमेजिंग के टाइम पे, और उसका एडवांटेज क्या है? स्पैचर रिजोल्यूशन इंप्रूव हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन इंप्रूव हो रहा है, इसी के साथ पेशेंट की डोज रिड्यूस हो रही है। एक और पॉइंट देखेंगे हम मैमोग्राफी से रिलेटेड, डिजिटल मैमोग्राफी, ठीक है। डिजिटल मैमोग्राफी क्या होता है? डिजिटल मैमोग्राफी के अंदर क्या होता है? जो कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन होगा वो एकदम सुपीरियर होगा। और क्यों होगा इसके अंदर? कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन सुपीरियर? ड्यू टू पोस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या है? पोस्ट प्रोसेसिंग पॉसिबल है। तो कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन अपना कैसा रहेगा? वेट, ठीक है। बात करें कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन, में सीआर लिख रही हूं, ये कैसा रहेगा हमारा? सुपीरियर रहेगा। किस वजह से रहेगा? ड्यू टू पोस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। पोस्ट प्रोसेसिंग की वजह से क्या होगा? जो कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन है वो कैसा होगा? सुपीरियर होगा। वहीं अगर मैं एक और नेक्स्ट पॉइंट हम कुछ देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूं इसके अंदर टोटल बीम फिल्ट्रेशन, ठीक है। टोटल बीम फिल्ट्रेशन कितना होता है? ठीक है, तो टोटल बीम फिल्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा? लेस देन 0.5 mm इक्विवेलेंट,
ठीक है, लेस देन 0.5 mm इक्वलेंट। ठीक है, इसी के साथ एक और पॉइंट हम देखते हैं कि मैमोग्राफी के अंदर क्या होता है, सिंगल इमल्शन स्क्रीन फिल्म यूज होती है। ठीक है, सिंगल इमल्शन स्क्रीन फिल्म यूज होती है। ठीक है, तो अपन ने जो जितने भी ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे कवर कर लिए हैं मैमोग्राफी के। ठीक है, ठीक है, तो हम एक बार फिर से एक शॉर्ट सा रिवीजन कर लेते हैं हमारे कि हमने पूरी मैमोग्राफी के कौन कौन से पॉइंट हमने देखे। सबसे पहले पॉइंट सबसे पहले हमने क्या देखा, मैमोग्राफी क्या एक सॉफ्ट टिश्यू एग्जामिनेशन है, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है ब्रेस्ट का। दूसरे पॉइंट पे मैं गई, मैंने बताया एक्सपोजर टेक्निक, लो केवीपी हाई एमएस यूज करते हैं। केवीपी कितना, 25 से 35, एमएस की मैं बात करूँ 80 से 100। ठीक है, टाइप्स देख लिया हमने मैमोग्राफी के, एक होती है स्क्रीनिंग और एक होती है डायग्नोसिस। स्क्रीनिंग जो हम असिम्टोमेटिक पेशेंट के अंदर कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक जो हम सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के अंदर कर रहे हैं। जो अपना नेक्स्ट पॉइंट था वो था ब्रेस्ट टिश्यू। ब्रेस्ट टिश्यू के एनाटॉमी क्या था, इसके अंदर फाइब्रस, ग्लैंडुलर, एडिपोज, 3 टिश्यूज होते हैं। ठीक है, और जो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू होगा वो कौन सा हो जाएगा, ग्लैंडुलर। अगर मैं बात करूँ, यंगर ब्रेस्ट डेंस होते हैं, डिफिकल्ट टू इमेज होंगे ग्लैंडुलर टिश्यू की वजह से। और अगर मैं ओल्ड ब्रेस्ट की बात करूँ तो वो इजियर टू इमेज होंगे, किसकी वजह से, एडिपोज टिश्यू की वजह से। टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली यूज तो मॉलिब्डेनम करते हैं हम, लेकिन मॉलिब्डेनम रोडियम दोनों ही टारगेट हम यूज कर सकते हैं। जो मॉलिब्डेनम है उसके अंदर हम फिल्टर कौन से यूज कर सकते हैं, मॉलिब्डेनम और रोडियम दोनों के फिल्टर यूज कर सकते हैं। 30 माइक्रोमीटर मॉलिब्डेनम, 50 माइक्रोमीटर रोडियम। लेकिन वही मैं रोडियम की बात करूं तो रोडियम के अंदर रोडियम का ही फिल्टर यूज होगा, 50 माइक्रोमीटर का। नेक्स्ट हम देखेंगे पहली मैमोग्राफी कब हुई थी, इन 1920s। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा फोकल स्पोर्ट की साइज कितनी रहती है मैमोग्राफी के अंदर, 0.3 mm टू 0.1 mm, दैट इज लार्ज और स्मॉल। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं देखूं, मैग्निफिकेशन कितना होता है इसके अंदर, लेस देन 2, और सोर्स टू इमेज डिस्टेंस कितना होता है, 50 से 80 सेंटीमीटर। मोस्टली जो हम पढ़ते हैं वो कितना होता है, 65 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगर मैं देखूंगी ग्रिड्स की अगर मैं बात करूं तो मोस्टली हम मूविंग ग्रिड यूज करते हैं, मोस्टली हम मूविंग ग्रिड यूज करते थे। लेकिन जिसका रेशो कितना था, 4:1 to 5:1। ग्रिड की फ्रिक्वेंसी कितनी रहती थी, 40 लाइन्स पर सेंटीमीटर फॉर मूविंग ग्रिड। लेकिन क्या हुआ कि भाई ये क्या कर रही थी कि कॉम्प्रोमाइज कर रही थी स्पेचर रिजोल्यूशन के साथ, और उसी के साथ मूविंग ग्रिड पेशेंट की डोज को भी बहुत ज्यादा बढ़ा रही थी। तो हमने एक यूनिक ग्रिड इंट्रोड्यूस करी मैमोग्राफी के अंदर, उसका नाम क्या था, हाई ट्रांसमिशन सेलुलर ग्रिड, जिसका रेशियो कितना था, 3.8:1 हम ये यूज कर रहे थे। और ये कैसे थी, कॉपर स्ट्रिप्स थी इसके अंदर, जो ग्रिड के स्ट्रिप्स थी वो कॉपर की थी, और जो उनके बीच का स्पेस था वो एयर फिल्ड कर रहा था। ठीक है, वही हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा, कंप्रेशन हम कर रहे हैं, ब्रेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं। तो जो ब्रेस्ट कंप्रेशन है वो एडवांटेज क्या क्या है उसके, स्पेचर रिजोल्यूशन इंप्रूव कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन इंप्रूव कर रहा है, इसी के साथ पेशेंट डोज को रिड्यूस कर रहा है। डिजिटल मैमोग्राफी क्या होती है, इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन सुपीरियर रहता है पोस्ट प्रोसेसिंग की वजह से। और टोटल बीम फिल्ट्रेशन अगर हम देखें मैमोग्राफी के अंदर तो वो कितनी रहती है, लेस देन 0.5 mm एल्यूमिनियम इक्विलेंट। ठीक है, लेस देन 0.5 mm एल्यूमिनियम इक्विलेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं चलूँ तो जो ये भी बेसिक सा ही पॉइंट है हमारा कि हम मैमोग्राफी के अंदर हम कौन सी स्क्रीन फिल्म यूज करते हैं, सिंगल इमल्शन स्क्रीन फिल्म वी विल प्रिफर इन मैमोग्राफी। ओके, तो आई होप इन कुछ पॉइंट्स से आपकी मैमोग्राफी ऑलमोस्ट कवर हो गई होगी। अगर कोई किसी को नहीं पता था मैमोग्राफी क्या होती है तो नाउ यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मैमोग्राफी। ओके, थैंक यू।